नमस्कार, आप सभी को वॉइस ऑफ करियर में स्वागत है। आज मैथ टेस्ट 5 का क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसकी जो जीवा जो है वह केंद्र के विपरीत ओर में है। केंद्र के विपरीत ओर में जीवा है। एक जीवा इस ओर होगा तो दूसरा जीवा इस ओर होगा। इसी को केंद्र के विपरीत ओर कहा जाता है और इसमें त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई है 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ कोड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों जीवा के बीच की दूरी क्या होगी। तो एक वृत्त में 2 जीवा दिया हुआ हो और दोनों कोड, जीवा की अंग्रेजी कोड होती है, दोनों जीवा केंद्र के विपरीत ओर स्थित होता है। तो ये दोनों जीवा के बीच की दूरी जो होता है, बीच की दूरी जो होगा, बीच की दूरी किसके बीच की दूरी, तो दोनों जीवा के बीच की दूरी जो होता है, जीवा के बीच की दूरी होता है योग बटा 2 होता है। किसका योग? तो जीवा की लंबाई का योग, जीवा की लंबाई का योग बटा 2 होता है। तो 8 और 6 कितना हो गया? 14 और आधा कितना हो गया इसका? 14 का 7 सेंटीमीटर जो हो जाएगा, दोनों जीवा के बीच की दूरी हो जाएगा। ये तो हो गया स्मार्ट तरीके से हो गया। कब? जब दोनों जीवा केंद्र के विपरीत ओर रहेगा तब दोनों जीवा के बीच की दूरी जो होगा योग का आधा होता है। लेकिन यही दोनों जीवा केंद्र के एक ही ओर स्थित होगा तो योग के जगह पर अंतर हो जाएगा, अंतर बटा 2 हो जाएगा। दोनों जीवा की लंबाई का अंतर बटा 2 कर देते हैं। लेकिन कैसे हो पाता है समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि यह हो गया केंद्र हो गया, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित कर देता है, कोड को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब ये 4 है तो ये भी कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखिए ये ट्रिपलेट ये ट्रिपलेट है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर और दिया हुआ है, ये 4 है, ये 5 है। 90 डिग्री के अपोजिट में 5 सेंटीमीटर है तो ट्रिपलेट में कितना होता है? 4, 3, 5 होता है। अब देखेंगे इस साइड, यहाँ भी ये भी त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या होता क्या है? तो केंद्र से जीवा के बीच की दूरी, तो ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर फिक्स है। आपका ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है इसीलिए। ये 3 है तो इतना कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही जो है बीच की दूरी हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 3 और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 दले है तो टोटल हो गया कितना? 7 सेंटीमीटर। तो दोनों जीवा के बीच की दूरी जो हो गया वो 7 सेंटीमीटर हो गया है। तो समझ पाए होंगे। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है, दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है तो लाभ जो है 8% होता है। कहता है अगर कोई बट्टा न देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए इस प्रश्न में या कोई प्रश्न में जब कोई कांस्टेंट मान दिया हुआ हो और निकालना हो, कोई रेशियो का मान निकालना हो या परसेंटेज का मान निकालना हो तो उस कांस्टेंट का कोई अहम रोल नहीं होता है। तो यहाँ पर देखेंगे परसेंटेज लाभ निकालना है तो 4800 रुपया का कोई मतलब नहीं है। अगर हम उसको यूज करते हैं, अगर उसको हम प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होगा कि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बढ़ पाएगा। और क्वेश्चन को देखते हैं कि 10% का डिस्काउंट दिया है, अगर 10% छूट देगा तो बिकेगा कितना में? कितना सेलिंग प्राइस हो जाएगा? तो 90% जो हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में सेलिंग प्राइस लिखा गया है तो राइट साइड में भी सेलिंग प्राइस लिखेंगे
तभी ये इक्विवेलेंट होगा। तो 10% छूट है तो बिकेगा 90% में, यानी कि विक्रय मूल्य हुआ 90%। अब कह रहा कि 8% का लाभ हो गया। तब लाभ होगा तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 100 से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, तो 10% ज़्यादा होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वह 108 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 8% लाभ है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अब देखेंगे 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो 108/90 हो जाएगा। यह सेलिंग 1% का मान हो गया। लेकिन आगे प्रश्न कहता कि कोई छूट ना दिया जाए। कोई छूट ना देने का मतलब होता है कि जितना उसका अंकित मूल्य होगा उतना ही उसका विक्रय मूल्य होगा। कोई छूट ना दिया, जैसे एनसीईआरटी के बुक पर कोई छूट ना दिया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि उस किताब पर जितना लिखा हुआ है उतने में बिकेगा, उतने में बेचेगा दुकानदार। तो इसका मतलब होगा एमपी कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो सेलिंग प्राइस भी कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। तो 100% का मीनिंग निकाल देते हैं। 100% का मीनिंग निकालेंगे तो 108/90 गुना कितना हो जाएगा, 100 करेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 से कट जाएगा, 120% हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो हो गया 120%। और जब सेलिंग प्राइस 100 से ज़्यादा होता है तो समझ जाइएगा कि प्रॉफिट हो रहा है, और जब सेलिंग प्राइस 100 से कम होगा तो समझेंगे कि लॉस हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो है सेलिंग प्राइस 120% है, तो 100 से कितना ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है। इसीलिए प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा यहाँ पे 20% हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा, आगे क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक घनाभ के माप दिले है 25 दिले है 20 दिले है 4 सेंटीमीटर है, और एक घन का आयतन जो है वो घनाभ के आयतन से आधा है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है कि घन का आयतन, तो घन का आयतन को मान लिया जाए कि एल है या ए है। घन का आयतन जो है ए क्यू हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि घनाभ का आयतन से। अब देखिए यहाँ पर भाषा बद्ध में विद्यार्थी इस ढंग से कंफ्यूज कर जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पर आधा करें कि यहाँ पर आधा करें, बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में होता है। कितना एक बार इसको से लिख के बनाते हैं तो ऑप्शन नहीं मिलता है, तो फिर यहाँ पर भी भाग देते हैं, और कभी कभी तो दोनों तरफ से दे दिया जाता है आंसर, तब उस स्थिति में सही होकर भी गलत हो जाता है। तो मैं बात बताता हूँ कि कभी भी गलत नहीं होगा भाषाबद्ध को समझते हैं। तो कहा गया है क्या कि देखिएगा उस लाइन को पढ़ेंगे, घनाभ के आयतन से केकरा से तुलना है, तो घनाभ के आयतन से तुलना है। तो जिसके साथ से लगा हुआ होता है उसका वैल्यू नीचे होता है, उसके साथ वैल्यू जो होता है नीचे होता है। तो घनाभ के आयतन, घनाभ का आयतन होता है LBH होता है, इसीलिए आधा जो करेंगे घनाभ के आयतन में करेंगे, न कि घन के आयतन में करेंगे। अब इस क्वेश्चन को जरा देखेंगे। लंबाई दिले है 25, चौड़ाई दिया हुआ है कितना 20, और ऊंचाई कितना दिले है 4। इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। आपको पता है 1000 किसका होता है, 10 का होता है, यानी कि घन का भुजा कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्यूब का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो ये जो होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, और इसका निकालेंगे तो 6 गुने 10 का स्क्वायर अर्थात कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। एक तरीका ऐसे हुआ जो आपको समझना चाहिए, जो बेसिक से आपका लेवल को ऊपर उठाएगा। लेकिन जिन विद्यार्थी को इतना आता है तो क्या इतना करने की आवश्यकता है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सोल्व करते हैं। जब घन का कुल पृष्ठ निकालना होगा
घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो करेंगे क्या, ऑप्शन में 6 से भाग देना है। ऑप्शन में 6 से भाग देंगे और चेक करना है कि पूर्ण वर्ग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूर्ण वर्ग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पूर्ण वर्ग आता हो तो वह प्रश्न का उत्तर हो सकता है, उस प्रश्न का उत्तर हो सकता है। क्यों 6 से भाग दिए, इसलिए भाग दिए क्योंकि 6 गुने भुजा के स्क्वायर होता है। क्यों वर्ग चेक किए, क्योंकि ए स्क्वायर यानी कि वर्ग है, अब वर्ग का उल्टा क्या होता है, वर्गमूल होता है, इसलिए पूर्ण वर्ग होगा तभी ऐसा हो सकता है। इसलिए ऑप्शन को देखते हैं और चेक करके बात करते हैं। पहला ऑप्शन जो दिले है 400 दिया हुआ, पेपर में आया हुआ है एलडीसी में। दूसरा क्वेश्चन जो है ये 600 ऑप्शन दिया हुआ है। तीसरा जो दिले है 800 दिया हुआ है। चौथा जो है 1200 दिया हुआ है। ऑप्शन को 6 से भाग देंगे। यहाँ पर देखिएगा 6 से तो भाग लग ही नहीं रहा है। पहली बात 6 से भाग लग ही नहीं रहा है। यहाँ पर 6 से तो भाग लगा लेकिन 200 आ गया, पूर्ण वर्ग नहीं है, कैंसिल हो गया। यहाँ 6 से भाग जो है लग ही नहीं रहा है, ये ऐसी आंसर खत्म हो गया। अब देखिए ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, अब बच गया क्या, बी हो गया। बी पर चेक को भी नहीं करेंगे तो आंसर होगा, लेकिन चेक करिए कर देखिए ज़रा। 600 में 600 से भाग देंगे तो 100 आ गया, और 100 जो है कैसा है, पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर में यही तरीका अपनाना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में यही तरीका अपनाना चाहिए। यह ओरली सॉल्व हो जाएगा आपका, मेंटली सॉल्व करेंगे, बिना पेन उठाए हुए सॉल्व कर देंगे। सिर्फ पता होना चाहिए कि घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो। इस पर आधारित बहुत सारे जो है आपका रेलवे में क्वेश्चन जो है बना के एनटीपीसी में हाल फिलहाल के एग्जामिनेशन में दिया गया है, तो इसी पद्धति को अपनाने चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5वां क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। 5वां क्वेश्चन जो है कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो 20 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। तो 12,000 रुपया जमा किया गया था, तो कह रहा है कि 5 वर्ष होता है, जब 5 वर्ष होता है तो वह दुगना हो जाता है। कितना गुना, दुगनी होता है। याद रखेंगे एक बात को, याद रखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में जो एक निश्चित वर्ष में निश्चित गुना होता है, निश्चित वर्ष में एक डिफिनिट ईयर में डेफिनिट टाइम्स होता है, गुना हो जाता है। ये 5 वर्ष में 2 गुना होगा तो अगला भी 5 वर्ष में दुगना ही होगा, अगला 5 वर्ष में भी दुगना ही होगा, अगला 5 वर्ष में दुगना ही होना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 वर्ष में तो दुगना है, अगला 5 वर्ष जब होगा इसका मतलब कि इसमें भी कितना गुना होगा। ये 5 वर्ष में तो दुगना हो गया ही, ये भी 5 वर्ष में कितना होगा, दुगना ही होगा, अर्थात के गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना होने में कितना वर्ष लग जाएगा, तो 10 वर्ष लग जाएगा। उसी तरह से 15 वर्ष की बात करेगा तो 5 वर्ष में दुगना, 5 वर्ष में दुगना, 5 वर्ष में दुगना होते चला जाएगा, मतलब 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 होगा। 5 वर्ष में दुगना, फिर 5 वर्ष में दुगना, फिर 5 वर्ष में दुगना, अर्थात 2 को 3 बार गुना करने से बेहतर है कि 2 का पावर 3, अर्थात कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। उसी तरह से 15 वर्ष में हो गया। उसी तरह से 20 वर्ष की बात क्यों हुआ है, 20 वर्ष की बात हुआ है तो 5 वर्ष में, 5 वर्ष में दुगना, 5 वर्ष में दुगना, 5 वर्ष में दुगना, 5 वर्ष में दुगना, तो 2 का कितना बार गुना करना होगा, 4 बार गुना करना होगा, अर्थात 2 के पावर 4, अर्थात कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। सवाल था कि मूलधन कितना था, 12,000 रुपया हो रहा था, तो 5 वर्ष में दुगना हो रहा था। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20 वर्ष के बाद जो है वो धन कितना हो जाएगा। ये 12,000 रुपया की राशि जो है वो 20 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो देखिए कि 20 वर्ष के बाद कितना गुना हो रहा है, तो 16 गुना हो रहा है। तो इसमें 12,000 में 16 से गुना कर दीजिए, वह 20 वर्ष में 16 गुना हो गया, यानी कि 12,000 का 16 गुना करेंगे तो इसको और इसको गुना करेंगे। इकाई अंक अगर देखते हैं तो ऑप्शन के साथ भी मैच कर जाएगा, हालांकि पूरा जो होता है 192 होता है, 12,000 ये हो गया आपका प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
आगे देखते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन जो है, छठा क्वेश्चन कहता है कि 5 है और 13 है, 22 है, 47 में प्रत्येक में x जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या समानुपाती है। तो 4x - 3 का मान ज्ञात करना है। 5, 13, 22, 47 में सब में कहता है कि x जोड़ दिया गया है और संख्या जो है सीधा क्या आता है कि समानुपाती हो जाता है। जब दो अनुपात बराबर होता है उसे ही 2 या 2 से अधिक अनुपात बराबर हो, रेशियो बराबर हो, तो उसी को प्रोपोर्शनल में कहा जाता है, समानुपाती में कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि 5 था, 5 था और ये 22 था, और इधर कितना है 5 है और है 13, सॉरी 5 है, एक टर्म है 13, एक 22 है और कितना है यहाँ पर 47 दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रत्येक में x जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में x जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में x जोड़ दिया जाए तो यह सीधा समानुपाती होता है। ये व्यक्त करने का तरीका ऐसा है, ऐसा व्यक्त करने का तरीका है। तो मैं बता दूं कि कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं सोल्व करना चाहिए? क्योंकि ये अपने आप में कैलकुलेटिव होता है। इसलिए ऐसे अगर आपको आता है, अगर आप ऐसे बना पाते हैं तो कमेंट करके हमको बताइएगा कि हम ऐसा ही बनाते थे। तो लेकिन बनाना कैसे चाहिए? 2 तरीका होता है, तो वो देखते हैं कौन सा तरीका होगा, बेस्ट तरीका कौन सा होगा, कितनों बदलाव होगा तो आप कर पाएंगे। मैं वो तरीका बतला रहा हूँ। पहली बात कि ये दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कर लीजिए। 5 और 13 ये 2 अनुपात है, 5 और 13 का अंतर कितना हो गया? 8 हो गया। उसके बाद ये 22 और 47 का अंतर ज्ञात कर लीजिए। 22 और 47 का अंतर जो हो गया वह कितना हो गया? 25 हो गया। 22 और 47 का अंतर कितना हो गया? 25 हो गया। तो और क्या करना है कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 76 होता है, 176। और इसको ऐसे गुना करते हैं, 25 में 5 से गुना करते हैं तो 125 हो गया। कितना हो गया? 125 हो गया। अब इसके अंतर को इसके अंतर से भाग दे देना है। ये दोनों के डिफरेंस को, डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना। तो इसके डिफरेंस को 176 में से 125 को घटाएंगे तो आपको आ जाएगा कितना? 175। 176 में तो घटाएंगे तो 51 हो जाएगा। और ये दोनों का डिफरेंस करेंगे, ये दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा? कितना होगा? 17 तिया 51 हो गया। यानी कि गुना करने वाले, सॉरी जो जोड़ने वाली x जो था, x का मान कितना हो गया? 3 हो गया। हमारा क्वेश्चन था 4x - 3 का मान, तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 अब -3 अर्थात कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चाहे रेलवे का एग्जामिनेशन हो, एसएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे बैंक का एग्जामिनेशन हो, चाहे मेंस का एग्जामिनेशन हो, वो तमाम जगह पर ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। अगर इसमें ई नहीं जुड़ा हुआ होता तो आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, लेकिन इसमें कुछ जोड़ दिया गया है तो आप ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो उम्मीद करते होंगे कि आप इस बातों को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट अगला 7वां क्वेश्चन कहता है कि 2.4 और 2.4, 0.36 और 7.2 का GCD ज्ञात करना है। पहले बात, अगर जिन बच्चों को पता ना होगा कि GCD का मतलब क्या होता है तो जान लेना चाहिए। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। इसी को महत्तम समावर्तक बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसी को बोला जाता है। तो एक शब्दों से भी बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाते हैं। ये RRB जेई में सवाल पूछा हुआ है। हाल फिलहाल के जो 19 में एग्जामिनेशन में जो हुआ था वो उसमें जेई में GCD करके प्रश्न पूछा था और यही सवाल भी था। तो GCD का मतलब क्या होता है? तो GCD का मतलब होता है कि कभी भी HCF जो होगा, महत्तम समावर्तक जो होता है,
वह छोटी संख्या से न्यूनतम संख्या से स्मॉलेस्ट नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है, स्मॉलेस्ट नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इन्हें कि एचसीएफ निकालने के लिए दिया, बनाना शुरू कर दिए, तो आपको तो आता पूरा हिंदुस्तान के आते रहता है। इस बात से कभी भी निर्भर नहीं करता कि आपको कितना आता है, सबको आता है, लेकिन कैसे कर पाते हैं इसी से डिफरेंस हो पाता है। तो देखेंगे ऑप्शन की ओर देखते हैं, तो ऑप्शन मेरा कहता है 12 दिया हुआ है, 1.2 दिया हुआ है, ये 0.12 दिया हुआ है और 120 दिया हुआ है। यहाँ रखेंगे एक क्वेश्चन तो हाल फिलहाल में जेईई में प्रश्न रेलवे में पूछा ही है, एसएससी ने भी पूछ रखा है। तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने से आंसर नहीं आएगा, बनाएंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन बिना बनाए हुए आंसर करना है। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, जरा देखिए 0.36 है, सबसे छोटी है। जब भी आंसर होगा या तो छोटी संख्या के बराबर होगा या छोटी संख्या से छोटा ही हो सकता है, कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। ये एचसीएफ का सबसे प्रमुख प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टीज होता है। तो देखते ही 12 जो है जी से बड़ा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। 1.2 जो है इससे क्या है, बड़ा ही है, ये भी नहीं हो सकता है। 120 तो एकदम और बड़ा है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। बिना बनाए हुए आंसर आ गया। अगर आप बनाते हैं तो कितना तो बनाते हैं, तो ऐसे करके लिखते हैं 24/10, 36/100 और 72/10। जिस बच्चे को ऐसे बनाने आता है तो समझ जाइए कि आपको ना एलसीएम आता है ना एचसीएफ आता है, माफ़ कीजिएगा, ना एलसीएम आता है ना एचसीएफ आता है। ऐसे बनाना गलत होता है, ऐसे बनाना गलत माना जाता है। कभी सही होता है और कभी गलत होते रहता है। तो वह कोई कंसेप्ट नहीं होता है कि एक स्थान पर सही या दूसरे स्थान पर गलत होता है। हाँ, अगर बनाना ही पड़े, अगर हर ऑप्शन छोटा होता, बनाना ही पड़ता, तो ये देखिएगा दशमलव के बाद 2 अंक मैक्सिमम है, तो 100 से गुना हर स्थिति में कर दीजिए, 240 हो जाता, ये 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे 720 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। ऐसे तैयार होता है। गुना करना होता है, जितना मैक्सिमम डिजिट होगा दशमलव के बाद 2 अंक के बाद है, तो 100 से गुना 3 अंक होता, 1000 से गुना 1 अंक होता, 10 से गुना ये बनाने का प्रोसेस होता है। लेकिन बनाना कब है, जब हर ऑप्शन जो होगा छोटी संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा, तब हम सोल्व करेंगे। अगर ऐसा ना होता है तो बिना पेन के उठाए हुए ही बना देना। लेकिन जब दिया है पेपर में डेसिमल वाला, तब तक इसी सिद्धांत पर आया है। मैं अभी वर्तमान तक भी क्वेश्चन को देखता हूँ और तब इतने के बाद मैं बतला रहा हूँ कि उस प्रश्न का सेटर का जो दिमाग में जो चलता है यही होता है, क्योंकि वह कंसेप्चुअल देने की कोशिश करता है। आगे देखते हैं, बात करते हैं, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है कि एक रेलगाड़ी क्या चाल दल है 90 किलोमीटर और 100 मीटर लंबा पुल को पार करता है। तो पुल को पार किया था, पुल की लंबाई 100 मीटर हो गया और ट्रेन की लंबाई x हो गया। कितना समय में पार किया है, तो दिया हुआ है कि कितना समय में पार किया था, 10 सेकंड में पार किया है। तो दूरी हो गया कौन सा, ऊपर वाला हो गया, नीचे समय, दूरी बटे समय चाल होता है। 90 किलोमीटर पर सेकंड को 5/18 से गुना करेंगे, 18 25 कितना हो जाएगा, 90 हो गया। 25 दहे का 250, 250 में से 100 घटा देंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 150 मीटर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ट्रेन की लंबाई 150 मीटर। आगे क्वेश्चन नंबर जरा देखेंगे 9वां क्या कहता है, और 3680 रुपया पर 4% जो है वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है, 2.5 साल का ज्ञात करना है। 1 साल का रेट दिले है 4%, तो 2.5 साल का रेट कितना हो जाएगा, आप ही बता सकते हैं, 10% हो जाएगा। तो ये 10% का मीनिंग निकाल दीजिए, किसका, 3680 का 10% निकाल देना है। और जब 10% निकालना हो तो दाईं तरफ से 1 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं, तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, अर्थात कितना
कितना हो जाएगा 368 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि करने लगे P गुने R गुने T अब बटा 100 पूरा गुना करके क्या करें आंसर ला रहे हैं। तो समझिए कि आप कॉम्पिटिटिव के संदर्भ में सही नहीं हैं। कॉम्पिटिटिव के संदर्भ में आपको अभी भी बेसिक की नॉलेज नहीं है, ये चीज़ बतलाता है। इतना आप लिख पाते हैं तो देखते 10 क्वेश्चन। सम चतुर्भुज की कहता है कि लंबाई जो है भुजा जो है 17/3 देले है और एक विकर्ण 16/3 है, तो दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या होगा। देखते हैं सम चतुर्भुज किसको कहते हैं, ये जाना जरूरी है। ये डाटा थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया, ग्रुप डी में एक क्वेश्चन आया हुआ है। देखते हैं भुजा का मान दिले है 17/3 दिया हुआ है, ये विकर्ण दिले है कितना 16/3 दिया हुआ है। विकर्ण दिले है 16/3 अब भुजा दिले है 17/3 दिया हुआ है। तो हम इसको बनाने के लिए क्या कहते हैं, थोड़ा सा देरी के लिए 3 को भूल जाते हैं, भूल जाना है थोड़ा सा देरी के लिए, आप फिर ले आएंगे। दिक्कत क्या है, हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करता है। ए बराबर ए होगा, ए बराबर ए होगा। ये 16 हम समझेंगे 16/3, 3 को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे। ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। और जब जब सम चतुर्भुज में आता है तो रूट ना लगा हुआ हो तो समझ जाइएगा कि ये नंबर जो है दिया हुआ है पूर्ण संख्या के रूप में है, ये कहीं न कहीं ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट है तो कौन सा ट्रिपलेट बनाता है 8 17, तो आपको मालूम होना चाहिए 8 15 17 होता है। तो 17 दिया हुआ है, ये 8 दिया हुआ है, तो इतना सा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये तो आप कर दीजिए ए बटा 3, ए भी बटा 3। एक विकर्ण दिले है तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। दूसरा विकर्ण देखिए कितना हो जाएगा 15 15 कितना हो गया 30 हो गया। सब में 3 से भाग दिए थे तो यहाँ पर भी 3 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इस विकर्ण की लंबाई हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व नहीं किए तो आपको कितना आता है सब के सब धरा रह जाएगा। वह विद्यार्थी एकरा पर बनाना शुरू करेंगे। हमको भी आता है ये चीज़, मुझे भी पता है, लेकिन इस पर सोल्व करेंगे तो कैलकुलेटिव आएगा, कैलकुलेशन से भरा हुआ रहेगा। इसलिए बेहतर होगा कि डाटा को देखकर अपने आप को तय करना चाहिए कि कैसे हमको सोल्व करना है। आगे क्वेश्चन देखकर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी हो, क्वेश्चन नंबर जो भी हो आपके पास जो होगा 10 क्वेश्चन नंबर के बाद 11 क्वेश्चन है। 11 नंबर है x + 1/x, x के पावर -1 का मतलब वो व्युत्क्रमानुपाती, नीचे से ऊपर गया तो प्लस हो गया। तो यही चीज़ व्यक्त किया हुआ है, 1/x³ ज्ञात करना है। तो ऐसे सवाल जो होते हैं हम हमेशा बताने के प्रयास करते हैं। क्या होगा, कभी भी आंसर जो होगा प्लस में है, प्लस में दिले है, प्लस में निकालना है क्यू में। कभी भी इस प्रश्न का उत्तर जो है कभी भी जो है 8 का क्यू के बराबर या बड़ा नहीं हो सकता है। इसके क्यू से क्यू और इसके क्यू से बड़ा कभी भी नहीं होगा। जब भी होगा तो इसको क्यूब से छोटा ही हो सकता है। ऑप्शन देखकर देखिएगा, 1 2 ऑप्शन तो ऐसा ही छट जाएगा इस भाषा में। 536 दिया हुआ है, 512 दिया हुआ है, 488 दिया हुआ है और 480 दिया हुआ है। देखकर ही छट जाएगा और आंसर आने के लिए उम्मीद करता है। 8 का क्यू जो होता है 512 है, कभी भी आंसर जो है 512 या 512 से बड़ा नहीं हो सकता है। 536 जो है 512 है से बड़ा है, नहीं हो सकता है। 512 के बराबर हो गया, नहीं हो सकता है। चूँकि इसमें क्या है 8 आ रहा है, 0 वाला कहानी है नहीं, इसलिए ए भी नहीं हो सकता है। आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसा इसको क्यों छाड़ दिए, इसलिए कि 512 में हम कुछ
इसको गुना करेंगे तब 0 नहीं आएगा। कैसे ज़रा देख सकते हैं, इसको सोल्व करते हैं तो ऐसे करते हैं, दिया हुआ वैल्यू है उसको क्यू कर दिए, अब -3 गुने वही वैल्यू कर देते हैं, प्लस में रहेगा तो माइनस और माइनस में रहता है तो प्लस करते हैं। 512 गुने -8 × 24, देखिए यही बात मैं बोल रहा था, 12 में से 4 गया तो कितना हो गया 8, अन्य कितना हो गया 488 है। जीवन काल कभी भी क्यू से माइनस करते हैं, इसलिए कभी भी क्यू या क्यू से बड़ा नहीं हो सकता है। तो ऐसे अप्रोच करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक अप्रोच ऐसा हो गया। अगर हर ऑप्शन क्या आते रहे, हर ऑप्शन जो है अगर छोटा दिखाई दे तो क्या करना चाहिए, ये भी व्यवस्था है। तो क्या करना चाहिए कि ऑप्शन को प्लस करना है, ऑप्शन को प्लस करके और जो 3 गुने जो वैल्यू है उसको जोड़ देना है। 3 गुना कितना है 8, और चेक कीजिए कि पूर्ण घन है कि नहीं है, पूर्ण घन आ रहा कि नहीं आ रहा है, पूर्ण घन आ रहा है कि नहीं। क्या ऑप्शन प्लस 3 गुने दिया हुआ वैल्यू को गुना करके जोड़ने के बाद पूर्ण घन आ जाना चाहिए। अगर पूर्ण घन आ रहा है तो समझिए कि उस प्रश्न का उत्तर होगा। इस सिद्धांत पर क्या होते रहता है, क्वेश्चन सेटर जो होता है क्वेश्चन सेट करते रहता है। तो इसको जोड़ेंगे, 24 को 488 को जोड़ेंगे तो ये 512 आ जाएगा। इसको में 8 × 24 जोड़ते हैं तो जरा देखिए ये 4 हो गया, 8 × 2 = 10 हो गया, 504। किसी का घन नहीं होता है, नहीं होगा। इसको में 8 × 24 को करेंगे तो 536 हो गया, ये भी किसी का नहीं होता है। इसमें 8 × 24 जोड़ेंगे तो 6 × 4 = 10, 5 × 6 = 560, ये भी किसी का पूर्ण घन नहीं होता है। आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। तो 2 तरीका आपको पास बतलाया है और आपको तीसरा तरीका बेसिक पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन सेट करते हैं। तो इन सब क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो ऐसे आपको बनाने आना चाहिए। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में 12 क्वेश्चन समकोण त्रिभुज में कहता है कि बी पर 90 डिग्री है, तो ए इसको मान ले सकते हैं या सी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो tan बराबर कह दिया है, देखिए tan ए बराबर दिया हुआ है 4/3। एंगल के सामने के भुजा जो होता है लंब होता है, एंगल के सामने के भुजा लंब हो गया। और कुछ दिले है, ए सी बराबर 25 सेंटीमीटर दिले है, रियल में दिले है, रियल में 25 सेंटीमीटर दिले है। तो बी सी का मान ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ए के सामने के भुजा जो है 4 है, ए के सामने के भुजा 4 हो जाएगा लंब, ये 4 हो जाएगा लंब, और आधार कितना हो जाएगा, ये 3 होगा। ध्यान से बात को सुन रहे हैं, एंगल के सामने की भुजा लंब होता है, ऐसा नहीं कि ए वाला लंब होगा, एंगल है तो ए वाला लंब हो जाएगा। अगर ए लंब एंगल होता है यहाँ पर तो ए वाला लंब होता है, इस बात को ख्याल रखना है। तो ये 3 और 4 तो क्या होता है, 3 और 4 क्या होता है आपका ट्रिपलेट 5 होता है। यही 5 बराबर दे रहे हैं कितना 25, 5 बराबर दे रहे हैं कितना 25, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। अब बी सी का मान जरा देखिए कितना है 4 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 × 5 = 20। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर आंसर। या दूसरा रूप से कह सकते हैं कि जब भी बी सी का मान होगा, जब भी होगा मान बी सी का, तो 4 का मल्टीपल होगा, 4 से ज़रूर कटेगा। अगर ऑप्शन में ऐसे देखते हैं तो वहाँ पर भी काम कर सकते हैं। हालांकि ऑप्शन 2 जगह जो है 4 से कट रहा है, सी में भी कट रहा है, तो थोड़ा सा सोल्व कर लिए आगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बातें होती है। आगे देखते हैं, माध्यिका ज्ञात करना है। 13 नंबर में माध्यिका ज्ञात करना है, मीडियन जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो आरोही क्रम में सजा दीजिए, जैसे 2 है सबसे छोटा, उसके बाद 3 है, उसके बाद 3 के बाद 5 आ गया, उसके बाद 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, और उसके बाद 9 2 बार आ गया है, 9 2 बार आ गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो आया है। तो क्या करना है कि 3 गो इधर से और 3 गो इधर से हटा दीजिए। जब सम संख्या इवन नंबर के रूप में आता है तो 2 गो जो है कम करिए, एक इधर से कम करिए, एक इधर से कम करने, यानी कि 8 है तो 3 क्या करना है, लेफ्ट से हटाना है, राइट से भी 3 हटा दिए, इधर से 3 हटा दिए और इधर से 3 हटा दिए। जो बच गया
उसका माध्य ज्ञात कर दीजिए, औसत ज्ञात कर दीजिए। और औसत जो होता है वह योग का आधा होता है। 6 7 13 का आधा कितना हो जाएगा? 6.5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। लेकिन बड़ा बड़ा नंबर दिखाई देगा तब उस स्थिति में फॉर्मूला लगता है आपका, क्या लगता है? n/2 एवं n/2 प्लस वे चरमान का माध्य होता है। सम संख्या रहता है तो ये सम संख्या n जब सम संख्या दिले रहेगा तो ऐसा करना है। लेकिन आरोही क्रम या अवरोही क्रम में व्यक्त करने के बाद ही ऐसा करने के। लेकिन 8 संख्या हो, 10 गो अंकड़ों की संख्या हो तो जैसे मैं बतलाया, जैसे 10 रहता तो दोनों तरफ से 4 को कैंसिल हो जाता। 6 रहता तो दोनों तरफ से 2 को कैंसिल कर देते, बच जाता, उसको योग का आधा कर देते। जैसे ऐसे रहता है 1 2 3 4 तो 4 गो है, सम संख्या में है तो 2 गो इधर से छाट, सॉरी 4 गो है तो 1 गो इधर से छाट दिए, 1 गो इधर से छाट दिए, खत्म हो गया। 6 गो संख्या होता, 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया तो 2 गो इधर से छाटे और 2 गो इधर से छाटे, खत्म। 8 गो हो गया तो 3 गो दोनों साइड से छटते चला गया। और नहीं ऐसा करना चाहते तो ये फार्मूला पर बेस्ड है। तो मैं दोनों तरीका बताते रहता हूँ और आप सबको ये सब चीज़ को लाइफ में प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिएगा। MTS में पूछा हुआ सवाल 2019 में है। कहता है ए किसी काम को 10 दिन में करता है। ए और बी जो है, ए कोई काम को 10 दिन में करता है, ए और बी दो मिलकर जो है 20/3 दिनों में करता है और तीनों जो मिल के काम जो करता है वो 40/7 दिन में करता है। तो कहता है कि बी और सी मिलकर उस काज को कितना दिन में कर पाएगा। देखिएगा ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। 44/3 कैसे मैं बनाता हूँ उस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उसी पर बेस्ड क्वेश्चन जो होता है बन के आपको तैयार होगा। कुछ ज़रूरी नहीं कि पूरा बनाने की ज़रूरत है। अब क्या होगा, जिन बच्चे के पास कुछ पता नहीं है, बनाने खाली आएगा, क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, भाग देंगे, इन्हें घटाएंगे उन्हें घटाएंगे। लेकिन जिन बच्चा जो स्मार्ट होते हैं, जिनको जॉब लेना होता है, जिनको पता होता है कि कैसे क्या होता है, तो देखिए 10 20 और 40, इसका एलसीएम 10 20 40 का एलसीएम कितना होगा? तो 40 होगा। तो जब भी आंसर में होगा तो 40 तो ऊपर जरूर होगा। देखिए यहाँ 44 तो जीवन काल नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कुछ भी नहीं किए, क्वेश्चन ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, इतना ऐसे देखे ऑप्शन पर ध्यान था, ऐसे सॉल्व हो गया। क्या ये टेक्निक आपको पता है? क्या आप ऐसे बना पाते हैं? अगर नहीं बना पाते हैं तो निश्चित रूप से ये सब चीज़ को सीखना चाहिए। तो देखते हैं और क्या देखते हैं, इसको बनता कैसे है तो ये भी बता देते हैं। क्या कि बहुत सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे जिनको बेसिक्स अभी पता नहीं है। तो 10 20 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 40 हो गया। ठीक है, इसका ए का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ए प्लस बी का इफिशिएंसी देखिए 20 दूनी के 40 होता है और 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे 40 से 40 कट गया, कितना इफिशिएंसी हो गया? 7 हो गया। देखिएगा ए का इफिशिएंसी 4 है तो बी का इफिशिएंसी अकेले कितना हो जाएगा? ए का इफिशिएंसी तो 4 हो गया, अब बी का इफिशिएंसी अकेले कितना होगा? दोनों मिलकर 6 है तो कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। और देखिएगा अकेला सी का कितना हो जाएगा? तीनों मिलकर इफिशिएंसी 7 है और दोनों मिलके कितना है? 6 है। तो 7 में से 6 गया तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो गया। आपसे ज्ञात क्या करना था? बी और सी का ज्ञात करना है। बी और सी का ज्ञात करना है तो बी और सी का इफिशिएंसी देखिए 2 और 3 हो गया और टोटल कम्मा कितना था? 40 था तो 40/3 होगा। इतना करने के बाद हो गया, ये मेथड कैलकुलेशन हो गया। आज जो पहले मैं बतला था तो वो स्मार्ट तरीका था, ऑब्जर्व सिर्फ किया, ऑप्शन को देखा और आंसर आ गया है। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो सेटर जो होता है कुछ न कुछ दिमाग लगा के देता है। आगे क्वेश्चन देखकर बात करते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्या है?
15 क्वेश्चन में कहता है कि ए जो है 5, 10, 15 दिनों में काम कर सकता है। ABC समान काज को पूरा करने के लिए 8800 रुपया लेता है। तो बी का हिस्सा ज्ञात करना है। बी का हिस्सा ज्ञात करना है। यहाँ पर जो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन को, मैं ऑप्शन पर ज़रूर ध्यान देता हूँ क्योंकि हमको यहाँ पर लिखना पड़ता है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि आगे क्लिक किए आ गया है, तो इसलिए थोड़ा परेशानी होता है। देखते हैं ABC। अब क्या है, ए 5 है, 10 है, 15 है। 5, 10, 15 का एलसीएम खाली लिखिए कितना हो गया। 5, 10 का एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। ए का एफिशिएंसी हो गया। अब बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, बी 10 दिन है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सी जो है 15 दिनों में काम करता है तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी के 30 हो जाएगा। 15 दूनी के 30 हो जाएगा। जब भी मजदूरी डिस्ट्रीब्यूट होता है तो इफिशिएंसी के आधार पर होता है। मजदूरी जो होता है इफिशिएंसी का सीधा समानुपाती होता है। जिसका जितना इफिशिएंसी होगा उसका मजदूरी भी उतना ही होगा। तो बी का हमको ज्ञात करना है कि बी का हिस्सा क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि बी का इफिशिएंसी कितना हुआ, 3 आ रहा है। ये बी का एफिशिएंसी 3 आ रहा है। तो सिर्फ क्या करना है कि 3 से कटने वाला ऑप्शन को ध्यान दीजिए। 3 से कट रहा है, 3 2 5 नहीं आएगा, 8 2 10 नहीं आएगा, 4 2 6 आ जाएगा, 6 1 7 3 से नहीं कटता है। सिर्फ 3 से कटने वाला एक ऑप्शन है, कौन सा है, सी है। 2400 रुपया है, इसलिए 2400 रुपया क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। मोस्ट ऑफ विद्यार्थी क्या करेंगे, इसी प्रश्न को इतना तक तो करेंगे ही करेंगे। और 6 3 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। 11 बराबर क्या करेंगे, 8800 लिखेंगे। 1 बराबर जो होगा 11 8800 यानी कि 800 लिखेंगे और 3 बराबर ज्ञात करेंगे। कितना समय गया आपको, कम से कम 20 सेकंड चला गया है। एक विद्यार्थी ऐसा होगा, बस मेंटली कर लिया, एलसीएम लेना भी इतना भार नहीं है। बी का निकालना है तो बी पर खाली फोकस करेगा, बस ऑप्शन पर ऑब्जर्व। बी का निकालना है तो बी पर सिर्फ फोकस। और बी पर क्या कि 10 है 30 एलसीएम आ रहा है, 10 या 30, 3 से कटे वाला ऑप्शन एक ही जगह है। 3 सेकंड लगा, काम खत्म हो गया। तो यही बच्चा जो होता है आगे बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि आप नहीं पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, लेकिन उसने शुरू से ही दिमाग को इस ढंग से तैयार करके रखा है, रेडी करके रखा है। इसलिए पढ़ने से नहीं कुछ होगा। सारे बच्चे क्लास ले रहे हैं, लेकिन कितना विद्यार्थी अपने आप पर काम कर रहा है, इसी से डिफरेंस होता है। और यही डिफ्रेंशिएट आप में पैदा करना है होगा। ये नहीं कि आप खाली पढ़ रहे हैं कोचिंग ले रहे तो नहीं होगा। खुद पर वर्क करेंगे तभी ऐसा होगा, और करेंगे तभी ऐसा डेवलप होगा, नहीं तो नहीं हो पाता है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, साइन 12 डिग्री गुना कॉस 18 डिग्री गुना सेक 78 डिग्री और गुना जो है वह कॉसेक जो है 72 डिग्री है। अब देखिए इस चीज को, त्रिकोणमिति का जिसको बेसिक आता होगा वह 1 सेकंड में प्रश्न को सोल्व करेगा। अगर बेसिक जिसको बढ़िया नहीं होगा तो ये क्वेश्चन मुश्किल से सोल्व होगा। ये बेसिक का मतलब कैसा होता है, ज़रा समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। क्या बेसिक का मतलब होता है, क्या होता है आपको जानना चाहिए कि जब साइन बराबर कॉस होता है, जब साइन बराबर कॉस होता है तो एंगल का योग 90 डिग्री होता है। एंगल का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होगा, तभी ऐसा हो सकता है, तभी ऐसा हो सकता है। अब ध्यान देंगे, बात को ध्यान देंगे। आप देखेंगे इस साइन का व्युत्क्रम जो होता है कॉसेक होता है, यानी कि 1 बटा क्या हो जाएगा, कॉसेक ए होगा। अब बराबर इधर कितना हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। 1 बराबर क्या होगा, कॉसेक ए इंटू क्या हो जाएगा, कॉस बी होगा। ये बेसिक है, यहाँ तक हर किसी को आजकल विद्यार्थी को मालूम चल चुका है, लेकिन इसके आगे वाला पार्ट को बहुत कम लोगों को मालूम होता है। अब देखिए 1 बराबर क्या हो गया, कॉसेक ए इंटू कॉस बी हो गया। इसका मतलब कि ए और बी के बीच का एंगल का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तभी एक हो सकता है। और दूसरा पार्ट को जरा देखते हैं। दूसरा पार्ट को देखते हैं तो कॉस को अगर चेंज करते हैं तो 1 बटा क्या होता है, व्युत्क्रम सेक होता है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
तो साइन ए इंटू क्या हो जाएगा, सेक बी हो जाएगा, बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब हो गया कि एंगल का योग 90 डिग्री होता है तभी 1 हो सकता है, 90 डिग्री होगा तभी 1 हो सकता है। दिमाग में हटाने के लिए क्या होगा, जो सी से शुरुआत होता है, कौसेक और सी, कौसेक और कॉस, देखिए दोनों सी से है, एंगल का योग 90 डिग्री होगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए साइन और सेक दोनों एस से शुरुआत हो रहा है, तो दोनों का एंगल का योग 90 डिग्री होगा तभी 1 होगा। अब देखिएगा साइन का हो गया एस और सेक का हो गया एस, दोनों का एंगल का योग 12 और 78 है तो 90 आ रहा है, इसका मतलब इसका मान 1 हो जाएगा। कॉस का सी हो गया और कॉसेक का भी सी हो गया, देखेंगे 18 और 72 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे प्रश्न दे रहा है, ये बेसिक है, एकदम 0 लेवल का चीज़ है, ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। इस बेसिक को अगर नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं तो कमी है, इस कमी को आप जितना जल्दी हो सके समझिए और लागू जल्दी करते रहिए, क्योंकि 18 में पेपर में आया हुआ है, अभी 21 चल रहा है, इसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकता है। हालांकि हम अपने टेस्ट में सारे बात चीज़ को देते रहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, देखकर बात करते हैं। 17 क्वेश्चन नंबर को देखकर ध्यान से देखिएगा क्या होगा जी। कॉस माइनस 780 डिग्री है, ऑप्शन को लिखते हैं √3/2, क्योंकि ऑप्शन पर क्या होगा कि बड़ा जल्दी से वर्क हो जाता है, -1/2 है। अब देखिए जिन बच्चों को थोड़ा सा बेसिक पता होगा बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात, कॉस के अंदर माइनस में हो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी इसका आंसर होगा पॉजिटिव वाला होगा, नेगेटिव वाला छाड़ दीजिए, नेगेटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, काम खत्म हो गया। अब बच गया √3/2 कि 3/4, कौन सा होगा, √3/2 होगा कि 3/4 होगा। इस बात को पता कैसे चलेगा, तो ध्यान रखेंगे 780 है, 780 है तो 360 डिग्री से भाग दीजिए। जब जब 360 डिग्री से बड़ा हो, जितने बड़ा वैल्यू हो 360 से डिवाइड करके देखिए शेष कितना होता है, उसी शेष पर क्या करना है, उसी शेष का मान निकालना है। 360 से भाग दीजिएगा, देखिए मेंटली भाग दे सकते हैं, 480 है, 2 बार में हो गया, 36 दूनी के 72 होता है, कितना शेष बच गया, 60 डिग्री हो गया। यानी कि काची का मान ज्ञात करना है, 60 डिग्री का हमको ज्ञात करना है, cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है, cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है, cos 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ऑप्शन को देखना है, शायद गलत लिख दिया गया है। हाँ, ऑप्शन में सी में 1/2 है, 1/2 गलत हमने लिख दिया है, ये सी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना है। देखिए क्या है, माइनस में है तो जीवन काल कभी भी माइनस में, कॉस में नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव में होगा। 300 से बड़ा हो, 360 से बड़ा हो तो भाग दे के देखिए शेष जितना आता है शेष पर वर्क करना है। तो 60 डिग्री का मान 1/2 मेंटली सॉल्व हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 18 क्वेश्चन देखते हैं। ये 18 में साइन 120 डिग्री है, 240 डिग्री है और कितना है, साइन 270 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन दिले है -1/8, दूसरा दिले है -1/2, तीसरा दिले है 3/4, चौथा दिले है 1/8 दिया हुआ है। तो देखेंगे कहाँ पर क्या होगा जी। क्वेश्चन को देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेंट पर है। अगर क्वाड्रेंट जानते हैं, हर किसी को पता है, लेकिन अप्लाई फास्ट कीजिए। कैसे भाई, ज़रा देखिए। आपको पता है, क्या पता है कि साइन का मान जो होता है, साइन का मान पॉजिटिव तब होता है, साइन का मान पॉजिटिव तब होता है जब 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है, तब साइन का मान जो होता है प्लस में होता है। अब देखिए तो साइन 240 डिग्री है, 180 डिग्री से बड़ा है, इसका मतलब इसका मान किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। 270 डिग्री है तो 180 डिग्री से छोटा होता है तभी प्लस हो सकता है, लेकिन 270 है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। गुना में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 120 डिग्री 180 डिग्री से छोटा है, इसका मतलब ये प्लस में हो जाएगा। तो माइनस गुने माइनस क्या हो गया, प्लस। ई खत्म, एक खत्म हो गया, 2 के 2
क्या हो गया, ख़त्म हो गया। हम खाली इस पर बात करेंगे, साइन 120 डिग्री पर बात करेंगे। साइन 120 डिग्री जो है 60 डिग्री पर काम करेगा। 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2, √3 आता है, √3 यानी कि √3 को कन्वर्ट यहाँ इधर उधर से होगा तो √3 किस में बदलेगा, 3 में बदलेगा, कभी भी 1 में √3 नहीं आ सकता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कौन हो गया, सी हो गया, डी कैंसिल हो गया। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या देखा, ध्यान से देखा और आंसर आ गया। आपको भी ध्यान से देखना है, ध्यान से तभी देख सकते हैं, आपको थोड़ी थोड़ी बातें पता होगा तभी देखा जा सकता है। ऑब्जर्व करने की ताकत तभी आएगा जब आपको कुछ बेसिक नॉलेज होगे, तभी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 18 के बाद 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 19 क्वेश्चन में है ये वर्गमूल निकालना है। देखिएगा, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन को जरूर ध्यान रखना है क्योंकि ऑप्शन ही सारा खेल बताता है, ऑप्शन ही सारा खेल बताता है। 4 6 4 6 4 6 है, ये 4 गो ऑप्शन है। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, अब बनाएंगे। हालांकि ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में आ चुके हैं। देखते हैं, अगर इसको वर्गमूल निकालने के लिए बैठ जाएंगे तो हम समझते हैं कि बनने के लिए तो बनेगा, लेकिन एक समय लगेगा। और जब क्वेश्चन सेटर जो होता है क्वेश्चन को सेट करता है तो उसके दिमाग में कुछ न कुछ बातें पता होता है। तो एक बात को आपको जानना चाहिए कि अगर किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो देखिए पूर्ण वर्ग में संख्या अंक कितना है, टोटल अंक कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक में कितना है, 10 है ना। पूर्ण वर्ग में अंकों की संख्या 10 है, तो वर्गमूल में जो अंक की संख्या जो होगा, स्क्वायर रूट में जो अंक की संख्या होगा इसका जस्ट आधा हो जाता है, जस्ट आधा होता है, अर्थात कितना होगा, 5 होगा। इस प्रश्न का उत्तर वही होगा जिसके में 5 अंक आता हो। 5 अंक कहाँ पर आता है जरा देखिएगा, इसमें देखिएगा 6 गो है, नहीं है, इसमें 6 गो है, नहीं होगा, इसमें भी 6 गो नहीं होगा, इसमें 5 गो है। ये प्रश्न का उत्तर हो गया, बिना सॉल्व, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमने ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखा और आंसर हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं पर 6 अंक दिले है, 5 अंक दिया हुआ है। अब सवाल में आ रहा होगा कि हर जगह 5 अंक होता तो कैसे तय करते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए, उसका भी कंसेप्ट समझ लीजिए। लेकिन पेपर में ऐसा ही होगा, 10 अंक होगा तो आधा कर देंगे, विषम संख्या रहेगा तो आधा कर देते हैं, और विषम संख्या रहता है तो 1 जोड़ के क्या कर देंगे, भाग देंगे, बस। जैसे 625 है और 625 का वर्गमूल आपको पता है कि 25 होता है। 3 अंक है तो 2 अंक आ गया, कैसे भाई, 3 अंक है तो 3 है तो 3 आ 1 कितना हो गया, 4, 4 के आधा कितना हो गया, 2। देखिए तो 25 में 2 अंक होता है। तो विषम अंक रहता है तो 1 जोड़ के आधा कर देते हैं, सम अंक रहता है तो सीधा सीधा आधा कर देते हैं। इसमें 10 अंक है तो उसका आधा 5 अंक, 5 अंक वाला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। लेकिन कैसे बन पाता है जरा देखते हैं। जैसे हमको 6 का वर्ग जानते होंगे, 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा। आप देखेंगे फिर 6 लिखते हैं, 2 बार 6 लिखते हैं, यानी कि 66 का वर्ग करने जा रहे हैं, तो 6 तो होगा ही, यहाँ पर 36 लिख दिए हैं, ठीक है। 6 का वर्ग 36 होता है। अब देखिए 6 में कितना 6 है, 2 गो 6 है, तो यहाँ पर तो 1 गो 6 लिख दिए है, 1 कम करना है, यहाँ पर है 1 कम कर दिए तो ये कितना हो गया, 5 हो गया, 2 अंक हो गया है। अब यहाँ पर 3 पर आ जाइए, 3 पर आ जाइए। अब 3 पर क्या करना है, 3 से बढ़ना है, 3 से क्या करना है, आगे बढ़ना है। 3 से आगे बढ़ेंगे, 1 बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अर्थात इसका वर्गमूल कितना हो गया, 4 3 5 6 हो जाएगा।
666 का वर्ग करना होगा तो सिर्फ वैसे ही करेंगे। यहाँ पर 36 6 का वर्ग कितना हो गया, 36 हो गया। अब 6 से छोटा चलना है, कितना बार चलना है, एक बार तो लिख चुके हैं और 3 बार आ चुका है, 3 बार आ चुका है तो कितना कम करना है आपको, 2 बार और लिखना है, कम करना है। तो 1 5, 6 से 1 कम 5, 1 5, 3 गो हो गया है। अब देखेंगे यहाँ से, देखेंगे यहाँ से 3 के आगे बात करना है तो 3 के आगे कितना हो गया, 4, ये 4, यहाँ से भी 3 आ गया, यहाँ से भी 3 आ गया, हो गया। यहाँ पर देखेंगे 6 6 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 लिख दिया, ये 36 लिख दिया। हमको 4 को बनाना है जिसमें से 1 को लिख दिया है। इसके बाद नीचे आते हैं, मतलब कम करना है, 1 अंक कम 5 5 5 और बस 4 गो तो हो चुका है। अब यहाँ पर आएंगे, इसके बाद आगे बढ़ना है, 4 4 4 के गो हो गया, 4 गो हो गया, ये भी 4, ये भी 4, इधर भी 4, ऐसे समझ पा रहे होंगे। और आगे देखिए यही था आपका पास, 5 गो था, 6, 5 गो 6 का वर्ग करना है, 1 2 3 4 5 5, तो क्या होता है आपको पता है, 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। मैंने 36 लिख दिया, यानी कि 6 गो इधर से होगा और 6 गो इधर से भी होना चाहिए, सॉरी 5 गो इधर से भी होगा, 5 गो इस साइड से भी होगा, 5 गो लेट अंक जो होगा इधर तक होगा और 5 गो होगा इस साइड से भी होना चाहिए, इसको मिलाकर। तो 6 है तो 6 से छोटा 5 5 5 5 के गो, 1 2 3 4 5 हो चुका है। इधर आगे बढ़ना, 3 के आगे बढ़ना है तो कितना हो गया, 4 4 4, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 1 और 5 गो, यही हो गया। यही चीज़ का वर्गमूल निकालना था आपके पास। आगे देखते हैं, एक और लिख दिए, 1 2 3 4 5, ये 6 गो का वर्ग निकालना है। आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम बतला रहे हैं। ये यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया है। हमको 6 गो बनाना है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया है। यहाँ से भी 6 गो बनाना है, आगे बढ़ना है, 4 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया, 6, इसका वर्गमूल वर्ग हो चुका है। उम्मीद करते होंगे कि इस चीज़ को समझ गए होंगे आप। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है √32 प्लस √48 बटा 2√2 अब प्लस 2√3। इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को कैसे आप देखते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ये 32 है, 32 को तोड़ेंगे, फिर 48 को तोड़ेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो एक समय लगेगा। लेकिन इसको ऑब्जर्व करते हैं तो इसको हम पढ़ेंगे √8, इसको पढ़ेंगे √12 पढ़ेंगे। आइए 8 चौका 32 होता है, कितना गुना है, √4 गुना। 12 चौका 48 होता है, कितना गुना है, √4 गुना है। तो √4 का मान कितना हो गया, 2 हो गया। इस प्रश्न का आंसर हो गया। उम्मीद करते होंगे कि सारा सॉल्यूशन आपको ज़िंदगी में एक बाहर लेकर आएगा। और अगर पसंद आता तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मुलाकात करते हैं।